तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार हमारे YouTube चैनल समृद्धि आईएएस में। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने करंट अफेयर्स प्रोग्राम के तहत, जिसमें हम सितंबर माह का जो है वो पार्ट 2 कराने वाले हैं। देखिए, ये पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट 1 भी हमारा जो है वो वीडियो आ चुका है। और इसके पहले यदि आपने नहीं देखा होगा तो जुलाई माह का हमारा हो गया है, अगस्त माह पूरा कंप्लीट हो गया और सितंबर माह भी खत्म है। इसके बाद हमारा अक्टूबर माह में आएगा, और बीच में ही हमारा ओलंपिक और पैरा ओलंपिक जो खेलों का आयोजन हुआ उसको लेकर के भी करंट अफेयर्स हम लाएंगे। उसमें भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत संभावना है कि वहां से आपकी परीक्षा में दो से लेकर 4 क्वेश्चन तक आपको वहां से मिल जाए। तो वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है टॉपिक, तो उसको तो हम ला ही रहे हैं। साथ ही साथ ये सीरीज है, इससे आप बने रहिए। तो चलिए पहला जो है वो टॉपिक देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हेनले पासपोर्ट सूचकांक की हम चर्चा करने वाले हैं इसके तहत। एक मिनट। तो देखिए, हेनले जो पासपोर्ट सूचकांक 2024 है, इसमें जुलाई 2024 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक में सिंगापुर ने जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ये और यही आपका सबसे महत्वपूर्ण जो है वो डाटा है कि सिंगापुर जो है वो सबसे शीर्ष स्थान पर है, जो 195 देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल पहुंच प्रदान करता है। मतलब सिंगापुर को 195 देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान प्राप्त है, और इसीलिए ये नंबर 1 पे है। फिर दूसरे नंबर पे यदि देखा जाए तो इस सूचकांक में भारत है, और भारत की जो रैंक है वो 80 है, जो 58 देशों तक वीजा मुक्त पहुंच को आसान बनाता है। मतलब अगर नंबर 1 की बात की जाए तो वो कौन सा है? सिंगापुर है। नंबर 2 की बात की जाए तो भारत है, और भारत की रैंकिंग कितनी है? 80 है। फिर नंबर 3 देखा जाए तो सूचकांक में अफगानिस्तान केवल 26 गंतव्यों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश के साथ अंतिम स्थान पर है। बहुत महत्वपूर्ण है कि अफगानिस्तान की जो स्थिति है वो सबसे निचली है। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं। एक तो सिंगापुर जो नंबर 1 पे है, भारत की रैंकिंग 80 है, और फिर सबसे निचली जो रैंकिंग है वो अफगानिस्तान की है। तो अगर अब यहाँ से प्रश्न आएगा तो इन्हीं समूह से बनेगा, तो आप लोग अब कर लेंगे। चलिए, सब नंबर 2 जो टॉपिक है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला रूस का सर्वोच्च नागरिक जो है वो सम्मान मिला है। आप सभी जानते होंगे कि भारत और रूस के रिश्ते मतलब बहुत बेहतरीन शुरू से रहे हैं और वर्तमान में भी हैं। और इसी के तहत जो है भारत के प्रधानमंत्री को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। ये थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि 9 जुलाई 2024 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। ये याद कर लीजिए कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, हो सकता है कि इसी के बारे में पूछ ले कि ये किस देश की सरकार ने जो है हमारे प्रधानमंत्री को जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किया। तो ये याद रखिएगा। तो ये रूस के द्वारा दिया गया है। फिर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल रूस का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है, जिसकी स्थापना रूस के प्रथम सम्राट पीटर द ग्रेट ने 1698 ईस्वी में की थी। तो थोड़ा सा आप इसका इसका इतिहास भी जान लीजिए कि ये जो पुरस्कार है इसकी स्थापना 1698 में रूस के पहले जो सम्राट थे पीटर द ग्रेट के द्वारा की गई थी। तो ये हो गया दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना कि आप सभी जान रहे होंगे कि आप लोग की परीक्षाएं जो है वो बहुत करीब हैं। करीब क्या, 22 दिसंबर को तो आप मान के चलिए। क्योंकि देखिए, एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं, जब तक आयोग द्वारा कोई नोटिस ना दे दी जाए कि आपकी परीक्षाएं पोस्टपोन्ड हो रही हैं या क्या है, तब तक आप इधर उधर की न्यूज़ पे बहुत विश्वास नहीं करेंगे। और हाँ, हमारे संस्थान द्वारा विनीत पाठक सर हैं, वो जैसे ही कुछ अथेंटिक जानकारी मिलेगी तो वो यहाँ लेकर के आप लोगों को, चाहे टेलीग्राम चैनल हो चाहे यूट्यूब हो, उनका वीडियो या उनकी पोस्ट आ ही जाती है, तो आप उन पर विश्वास कर सकते हैं। बाकी मेरा तो यही सुझाव है कि आप आयोग की चीज़ों पे ध्यान रखिए। यदि आयोग ने 22 दिसंबर को घोषित किया है तो आप उसी को मान के चलिए। अभी आपकी परीक्षा 2 चरणों में ही प्रस्तावित है, और आरओ के लिए तो कोई समस्या भी नहीं है। तो आरओ वाले बच्चे बहुत अवेयर रहें, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी उनकी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटने की तो 100% चांस है कि दुर्घटना घट जाएगी। और सोचिए
कि आप लोग इधर उधर भटक रहे हैं, आप लोग को लग रहा है परीक्षा होगा ही नहीं, आंदोलनरत है, ठीक है आंदोलन करिए। आंदोलन के लिए हम भी सजेस्ट कर रहे हैं कि वो आप लोग के अधिकार के लिए है और जरूरी है। जो भी हमारे मित्रगण हैं जो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, हम लोग का कर्तव्य है कि हम लोग उसमें सहयोग दें, क्योंकि वाकई में ये 2 पाली में परीक्षा होना ये आप लोग के लिए किसी आपदा से कम नहीं है। लेकिन क्या करिएगा, आप जो है परीक्षार्थी हैं और वो सब परीक्षक है। मैदान उनको तय करना है, पेपर उनको बनाना है, हमारे हाथ में जो है वो हम कर रहे हैं, आप उसमें सहयोग कर रहे हैं। लेकिन वो एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है कि आपको अपनी तैयारी को भी मतलब निरंतर बनाए रखना, और इसी के तहत हमारे संस्थान द्वारा जो है वो टेस्ट सीरीज का जो है आयोजन किया जा रहा है। और पहला जो टेस्ट हमारा है वो 25 अक्टूबर को जो है वो संपन्न हो चुका है, और दूसरा टेस्ट जो है वो आज है 28 अक्टूबर को। तो जो है इसमें अधिक जानकारी के लिए आप 7303307507 पे संपर्क करें, ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। इसमें हम इतना ही कहेंगे कि अभी इसकी फीस मात्र 499 रुपये है, जो दिवाली ऑफर है। और 1-2 दिन के बाद जैसे ही दिवाली खत्म होती है इसकी फीस पहले की तरह 999 हो जाएगी। और दूसरी चीज़, इसमें जो है हम 15 टेस्ट कराने वाले हैं, जिसमें से 12 हमारे सेक्शनल होंगे, 3 फुल होंगे। 15 टेस्ट के साथ साथ हम डेली जो है यहाँ 3 शिफ्ट में जो है आपसे 100 से 125 क्वेश्चन का जो है वो प्रैक्टिस करवाते हैं क्यूज के माध्यम से, जिसमें जनरल हिंदी है, करंट अफेयर्स है, जीएस के पोर्शन है, तो वो भी आपको मिलेगा डेली मंडे टू फ्राइडे 5 दिन सप्ताह में। तो और रही बात टीम की, तो इसमें देखिए हम तो वही हैं, साथ में विनीत पाठक सर हैं, तेज सर हैं, ब्रजेश सर हैं, अरुण सर हैं। तो ये सारे लोग बहुत मनोयोग से बहुत मेहनत करके आपके लिए मैटर बना रहे हैं, तो आप लोग इससे लाभ लीजिए। और चूंकि फीस भी बहुत कम है, तो ऐसा नहीं कि 499 रुपये देने में आप लोगों की भी बहुत दिक्कत है। यदि दिवाली के पहले आप एडमिशन ले लेते हैं, दिवाली के बाद जाएंगे तो 999 हो जाएगा। फिर भी और अदर कोचिंग से तो हमारी फ़ी बहुत कम है। जितनी चीज़ें हम दे रहे हैं इसमें हम डेली मैटर दे रहे हैं, आपकी कुछ समस्या तो आपको डाउट क्लास दे रहे हैं, प्लस क्विज तो हमारा हो ही रहा है, टेस्ट हमारा 15 हो ही रहा है। तो 499 रुपये में क्या चाहिए आपको। और आप जो है हमारे टेस्ट सीरीज को मंगा करके देख सकते हैं, आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, अन्य टेस्ट सीरीज से तुलना करके तब जुड़िए हमारे संस्थान से। तो ठीक है, इन नंबरों पे आप संपर्क करें। तो सूचना समाप्त हुई। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है युद्ध अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट की बात करी जाए। क्योंकि आपकी परीक्षाओं में होता क्या है कि जो महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास होते हैं तो वहां से भी प्रश्न पूछ लेता है कि वो किसके बीच होता है, मतलब किन देशों के बीच होता है, उसका आयोजन कहाँ किया गया। तो जो नोमैडिक एलिफेंट है वो 3 से 16 जुलाई 2024 के मध्य भारत और मंगोलिया की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। मतलब ये भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच आयोजन है, तो पहले तो ये याद रखिएगा। फिर ये 16वां संस्करण था, मतलब नोमैडिक एलिफेंट का जो है वो 16वां संस्करण है, जिसका आयोजन मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया। मतलब ये जो 16वें संस्करण का आयोजन है नोमैडिक एलिफेंट का, जो भारत और मंगोलिया के बीच होना है, वो कहाँ हुआ, तो मेघालय की उमरोई छावनी है एक, वहाँ आयोजित हुआ, मतलब भारत में आयोजित हुआ। और अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो मंगोलिया एवं भारत के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। मतलब ये वार्षिक है कि अगर इस बार जो है 16वां संस्करण का आयोजन जो है वो मेघालय के उमरोई में हुआ है, तो 17वां का आयोजन जो है वो मंगोलिया में होगा, फिर 18वां का भारत में होगा। तो ऐसे बारी बारी से आयोजन होता रहता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस बार का आयोजन जो है वो मेघालय के उमरोई में हुआ है, 16वां संस्करण है, और भारत और मंगोलिया के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। तो अब यहाँ से प्रश्न आएगा तो आप कर लेंगे। फिर अगला देखिए, अभिनव बिंद्रा को मिला आईओसी का सर्वोच्च पुरस्कार, बहुत महत्वपूर्ण है और ये इस बार प्रश्न में आ रहे हैं आप लोगों के। देखिए 22 जुलाई 2024 को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक आर्डर से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक आयोजन किया गया है। और ओलंपिक आर्डर आईओसी का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो ओलंपिक खेलों में विशिष्ट योगदान के लिए जो है वो दिया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग खेलों में पुरुषों की 10 मीटर
एयर राइफल स्पर्धा जीती और व्यक्तिगत स्पर्धा जीती, और व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति। देखिए ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है, मतलब इन्होंने जो 2008 में इन्होंने बीजिंग में जो हुआ था उसमें ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और ये 10 मीटर जो एयर राइफल प्रतिस्पर्धा है उसमें मिला था। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आयोग इतना इतना मतलब सतही ना पूछे, थोड़ा डिटेल से चला जाए। तो आईओसी का सर्वोच्च पुरस्कार जो मिला वो तो अभिनव बिंद्रा को मिला ही मिला। ये किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से है। कब मिला? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। कितने मीटर पिस्टल शूटिंग में? तो 10 मीटर की। तो ये सब आप जान लीजिएगा, यहाँ लिखा ही हुआ है। और देखिए इतना कराने के पीछे का मेरा कारण भी है कि पहले वाली स्थिति नहीं रह गई। पहले क्या था कि आयोग क्या पूछ लेता था कि किसे मिला, तो आप जो है टिक लगा के आ जाते थे। लेकिन अब आयोग स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछ रहा है, वो दो दो ऑप्शन दे रहा है, तो कहीं कहीं तो चार ऑप्शन दे रहा। तो आप क्या करिए, जब तक आप चीज़ों को समग्रता से नहीं पढ़ेंगे, गहराई से नहीं पढ़ेंगे, तब तक यदि आपको लगे कि हम कर लेंगे तो हो नहीं पाएगा। और इसीलिए हमारे संस्थान के द्वारा भी ये प्रयास है कि हम जो है जितनी भी चीज़ें दें एटलीस्ट इतनी समग्रता से दें कि अब यहाँ यदि आप हमारे साथ 15-20 मिनट अपना खर्चा कर रहे हैं, अपना स्पेंड कर रहे हैं, तो फिर उसका आपको लाभ मिले कि नहीं, अगर मैंने दिया है तो अब यहाँ से आपका प्रश्न आए तो कहीं से गलत ना हो। तो थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा जा रहा है, गहराई में जा रहा है, तो आप लोग घबराइए मत। ये आप लोगों की परीक्षा की डिमांड है और उसी को हम फुलफिल कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आप लोगों को मतलब 30 सेकंड में 30 मिनट में 60 प्रश्न दे दें और उससे आपको कोई लाभ ना मिले। हम 30 मिनट में 10 ही टॉपिक आपको कवर करेंगे, लेकिन हाँ अगर 10 टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं तो ये गारंटी है कि यहाँ से कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो बाहर पूछ ले आयोग। इस चीज़ की तो गारंटी हम दे रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्यपूर्वक बने रहिए और लास्ट तक देखते रहिए। फिर जो हमारा 5वां है महिला एशिया कप का जो आयोजन हुआ, तो ये 9वां संस्करण था और आयोजन कहाँ हुआ? तो श्रीलंका में, और कुल टीमें 8 है। महिला एशिया कप जो है वो क्रिकेट से संबंधित है बेसिकली। ये 9वां संस्करण था और आयोजन स्थल कहाँ है? श्रीलंका में हुआ। कुल टीमें कितनी थी? 8 थी। और 28 जुलाई 2024 को श्रीलंका की महिला टीम ने भारत को 8 विकेट से हराकर पहली बार एशिया कप का खिताब जीता है। देखिए श्रीलंका के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि वहाँ की महिलाओं ने पहली बार जो है एशिया कप को जीता है। भारत हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है कि हमारा देश हार गया है, मतलब भारत को हरा के जीता है। तो बहुत संभावना है कि यहाँ से प्रश्न बन जाए कि जो है कि एशिया महिला कप क्रिकेट की विजेता कौन है और वो किस देश को हराया है। तो आप जानिए कि विजेता श्रीलंका है, हारने वाला देश जो है वो भारत है। और टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करी जाए तो चमारी अट्टापट्टू हैं, ये श्रीलंका की हैं। और फाइनल मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं हर्षिता समर विक्रमा, ये भी श्रीलंका की हैं। और सर्वाधिक रन यदि इस टूर्नामेंट में किसी ने बनाया है तो वो चमारी अट्टापट्टू ही हैं, इन्होंने 304 रन बनाया है। और सर्वाधिक विकेट किसने प्राप्त किया है? तो दीप्ति शर्मा ने 10 विकेट प्राप्त किया है। और यहाँ आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आपको बताना है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है। दोनों ही टीमों के कैप्टन को बताना है। ये आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हो सकता है कि कैप्टन के ऊपर भी प्रश्न पूछा जाए, तो आप लोग उससे भी अवेयर होइए। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर जो 6वां महत्वपूर्ण टॉपिक है वो 23वें विधि आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है। तो 23वें विधि आयोग के बारे में हम लोग जानेंगे कि 2 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है। देखिए ये तो करंट अफेयर्स का तो प्रश्न बनता ही बनता है, साथ ही साथ अब विधि आयोग चूंकि अभी गठित हुआ है 23वां, तो ये पॉलिटी के लिए भी, पॉलिटी का जो आपका कन्वेंशनल क्षेत्र है वहाँ से भी बहुत चांस है कि विधि आयोग पे प्रश्न पूछा जाए जो परंपरागत चीज़ें हैं। तो आप लोग जब भी करंट अफेयर्स पढ़िए तो अगर कुछ चीज़ें यहाँ जुड़ रही हैं तो आप जो है उसको लिंक करना सीखिए, और ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो आप विधि आयोग को तो आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ के जाना है, परंपरागत चीज़ों को भी पढ़ना है, प्लस करंट अफेयर्स की चीज़ें तो हम यहाँ बता ही दे रहे हैं। फिर
इसका जो कार्यकाल होगा 23वें विधि आयोग का, तो वो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक इसका कार्यकाल होगा। और संरचना इसमें क्या है, तो एक पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं, 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं, विधि मामले एवं विधायी विभाग के सचिव पदेन तथा अधिकतम 5 अंशकालिक सदस्य इसमें होते हैं। और इसमें जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश विधि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के जो सेवारत न्यायाधीश होते हैं वही इसके अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं। तो ये आपका मतलब परंपरागत जो प्रश्न पूछा जा सकता है वहां से भी मैंने बता दिया, और करंट में तो मैंने बता ही दिया कि 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक जो है इसका कार्यकाल रहने वाला है। फिर 22वें विधि आयोग का कार्यकाल जो है 31 अगस्त 2024 को जो है वो समाप्त हो गया था। जब भाई 22वें का जब समाप्त हुआ तभी 23वें का गठन हुआ, तो ये भी आप जान लीजिए। फिर विधि आयोग विधि एवं न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो विधि आयोग है वो विधि एवं न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकारी जो है वो निकाय के रूप में काम करता है। और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो MC सीतलवाड़ थे। और इनका समय कब से था, तो 1956 से 1958 के बीच ये थे। चलिए अगले टॉपिक को देखिए कि भारत में जो है 3 नए रामसर स्थल शामिल हुए हैं। अब इसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि तमिलनाडु में नंजरायड़ पक्षी अभयारण्य, सबसे पहला ये तमिलनाडु याद रखिए। और तमिलनाडु में क्या है, नंजरायड़ पक्षी अभयारण्य और काजूवेली पक्षी अभयारण्य, तथा मध्य प्रदेश का तवा जलाशय को नए रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। मतलब जो 3 रामसर स्थल शामिल हुए हैं उसमें जो है 2 तो तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में कौन सा है, एक नंजरायड़ पक्षी अभयारण्य और दूसरा कौन है, काजूवेली पक्षी अभयारण्य। और जो तीसरा है वो मध्य प्रदेश का जो है वो तवा जलाशय है। इन तीनों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार भारत में रामसर स्थलों की संख्या मतलब 82 से बढ़ करके 85 हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में भारत में जो रामसर स्थलों की जो संख्या वो 82 से बढ़ करके 85 हो गई है। और वर्तमान में भारत के संदर्भ में तमिलनाडु 18 स्थलों में रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक है। मतलब तमिलनाडु में जो है वो सर्वाधिक रामसर स्थल हैं। कितने स्थल हैं, 18 रामसर स्थल हैं। और उत्तर प्रदेश में का दूसरा स्थान है, उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। मतलब अगर बात की जाए कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कितने हैं, तो 18। मतलब अगर ये जो 85 हैं इसमें से 18 कहाँ हैं, तो वो तमिलनाडु में है। और अगर आप 10 की बात करें तो 10 जो दूसरा है वो यूपी में है। यूपी में कितने हैं, 10 हैं। और इन 10 को तो आप एक तरीके से टिप्स पे याद रखिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा रामसर स्थल कहाँ है, 10 ही हैं। और वो विगत वर्षों की कई परीक्षाओं में PCS के पूछा गया, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। फिर रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उसके सतत उपयोग को सुनिश्चित करना है। मतलब ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण की बात करता है जो रामसर कन्वेंशन है। और यह संधि 2 फरवरी 1971, बहुत महत्वपूर्ण है कि 2 फरवरी 1971 को ये जो संधि है वो अस्तित्व में आई। और कहाँ आई, तो ईरान के रामसर शहर में। देखिए इसका रामसर संधि क्यों नाम पड़ा, तो ईरान के रामसर शहर में ही इस संधि को जो है वो लागू किया गया था सभी देशों ने बैठ करके। हालांकि भारत उस समय उसमें शामिल नहीं हुआ था। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि जो भारत कब शामिल हुआ, तो भारत 1982 में इस कन्वेंशन का एक पक्षकार रहा। मतलब भारत जो है 1982 में, देखिए संधि तो 2 फरवरी 1971 में ही हो गई थी, लेकिन भारत जो है वो शामिल हुआ कब हुआ, वो 1900 जो है वो 81 में शामिल 82 में शामिल हुआ। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो कई बार प्रश्न पूछा गया, आसान सा फैक्ट है, अब आप लोगों को तो याद हो गया होगा। इसमें महत्वपूर्ण यही है कि जो 3 नए शामिल हुए हैं, 2 तमिलनाडु में, 1 मध्य प्रदेश में,
संख्या कितनी हो गई है, 82 से बढ़ के 85 हो गई है। फिर अगला महत्वपूर्ण है कि सर्वाधिक रामसर स्थल की बात की जाए भारत में तो 18 कहाँ है, तमिलनाडु में है। उसके बाद अगर बात की जाए 10 तो 10 कहाँ है, वो उत्तर प्रदेश में है। फिर 1971 में 2 फरवरी में ईरान के रामसर शहर में ये अस्तित्व में आई ये संस्था, और भारत इसमें कब शामिल हुआ, 1982 में हुआ। और 2 फरवरी को तो आप जानते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इतना ही फैक्ट है इसके लिए महत्वपूर्ण, आप लोग देख लीजिएगा। फिर नंबर 8 है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में का जो नोएडा है, आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट बन गया है। देखिए जब भी मैंने कहा है कि राज्य का, देश का, दुनिया का पहला, तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। और इसी के तहत आपको देखना है कि जो नोएडा है वो उत्तर प्रदेश का पहला जो है आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जो है वो कमिश्नरी बन गया है। 9 अगस्त 2024 को गौतम बुद्ध नगर नोएडा कमिश्नरेट को आधिकारिक तौर पर आईएसओ 9001 2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन से सम्मानित किया गया। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट की स्थापना 2020 में की गई। आप सभी जानते हैं कि ये जो पहल है ये अभी भाजपा सरकार के द्वारा लाई गई है, और वर्तमान में जो है वो लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा में मतलब ये पुलिस कमिश्नर की जो है वो प्रणाली है। पहले हमारे यहाँ मतलब जिले में जो एसएसपी होता था वो देखता था, छोटे जिलों में एसपी की भूमिका होती थी, बड़े जिलों में एसएसपी रहता था और उसी के पास सारी चीज़ें रहती थी, और डीएम जो है वो जिले का मुख्य होता था। लेकिन यहाँ कुछ जो बड़े शहर हैं वहाँ ये व्यवस्था लाई गई है लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षित रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, और इसके तहत पुलिस को जो है थोड़ा सा अधिकार ज़्यादा दिए गए हैं। मतलब सिविल जो अधिकार क्षेत्र था जहाँ डीएम के पास बहुत सारी शक्तियाँ थी, तो थोड़ा सा उनकी शक्तियों को सीमित करते हुए पुलिस व्यवस्था को जो है थोड़ा ज़्यादा दी गई है शक्तियाँ। और ये अभी हाल ही में मतलब भाजपा सरकार की पहल है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप बस नोएडा के बारे में जानते रहिए। फिर भारत का पहला 24x7 अनाज एटीएम उड़ीसा में शुरू। बहुत महत्वपूर्ण है कि मतलब अगर ये अनाज एटीएम की स्थापना कहाँ हुई है तो उड़ीसा में हुई। आपसे पूछ सकता है कि भारत में पहला अनाज एटीएम की स्थापना कहाँ हुई, तो उड़ीसा में हुई। और चूंकि पहला है तो अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और उड़ीसा सरकार ने संयुक्त रूप से भुवनेश्वर में 24x7 मतलब वो हमेशा चालू रहेगा, मतलब वो कभी बंद ही नहीं होगा, अनाज एटीएम को शुभारंभ किया। उसे अन्नपूर्ति के नाम से भी जाना जाएगा। मतलब ये जो अनाज एटीएम है इसका एक नाम है अन्नपूर्ति। इसके द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले लाभार्थियों को 24x7 खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब हमेशा दिन रात कभी भी हो जाए उनको जो है अनाज जो है उपलब्ध कराया जाएगा। किसके द्वारा, अगर ये एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में अगर कोई मतलब भागीदार है, कोई उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब उसके तहत आ रहा है उस सुविधा के तहत, तो उसको मतलब हमेशा जो है कभी भी जाएगा और उसका जो एक कोटा है, जो लिमिट है, वो अपना अनाज यहाँ से प्राप्त कर सकता है। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% लोगों को सब्सिडी आधारित खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। मतलब ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है वो ग्रामीण आबादी के 75% लोगों को और जो है जो शहरी आबादी है वहाँ के 50% लोगों को खाद्य सुरक्षा को प्रदान करता है। मतलब बहुत कम कीमत पे, मतलब 1 रुपया किलो गेहूँ, 2 रुपया किलो चावल ऐसे वो दे रहा है, और एक लिमिट में देता है कि ऐसा नहीं है कि अब आप अनलिमिटेड लीजिए। तो लेकिन सोचिए कितनी बड़ी जनसंख्या को कवर कर रहा है। और इसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए उड़ीसा सरकार ने देश का पहला अनाज एटीएम जो है वो स्थापित किया है। कहाँ स्थापित किया है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया है। चलिए अब हमारा आज का लास्ट है, और लास्ट में आप सभी इनको जान ही रहे होंगे, जय शाह जी हैं। खूब कमेंट लोग करते रहते हैं इनकी प्रतिभा को लेकर के, लेकिन ठीक है, पिताजी प्रतिभावान हैं तो होता है, कुछ कहा नहीं है कि पुत्र बाढ़े पिता के धर में, खेती बाढ़े अपने कर में, तो वही है, पिताजी हैं तो भूमिका में है। बहरहाल जय शाह को आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है इनको,
और वे 1 दिसंबर 2024 को न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले की जगह जो है वो लेने वाले हैं। मतलब इन्हें आईसीसी का अध्यक्ष बनाया गया है और ये इनका जो कार्यकाल है वो 1 दिसंबर 2024 को है। और इन्होंने जो स्थान लेना है इनको, वो न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले का लेंगे। और जय शाह के अकेले उम्मीदवार होने के कारण ये निर्विरोध चुने गए। सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि हमारे किसी भारतीय ने जो है वो निर्विरोध चुनाव जीता है, क्योंकि ये अकेले ही उम्मीदवार ही थे, इनके खिलाफ किसी ने नामांकन ही नहीं किया। तो इसके लिए जय शाह जी को बहुत बहुत बधाई। जय शाह से पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवास और शशांक मनोहर ने आईसीसी का नेतृत्व कर चुका है। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट जो काउंसिल है उसके जो अध्यक्ष जय शाह तो 1 दिसंबर से तो बन ही जाएंगे, लेकिन इसके पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवास और शशांक मनोहर भी इसके सदस्य, मतलब सारी इसके अध्यक्ष बन चुके हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही 10 टॉपिक का है और ये सितंबर माह का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो अगस्त माह पे आएगा और इसके बारे में तो मैंने सूचना दे ही दी है। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। यहाँ हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग टेस्ट सीरीज से जुड़िए, क्योंकि टेस्ट सीरीज की भूमिका ये होती है कि जो बच्चे बॉर्डर पे 2 4 6 10 क्वेश्चन रह जा रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज ही वो रामबाण इलाज है कि यहाँ से वो निरंतर प्रैक्टिस में बने रहते हैं, टेस्ट देते रहते हैं, तो एक मतलब गतिशीलता उनमें बनी रहती है। तो वो जो 2 4 6 नंबर से जो फेल हो रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही उपयोगी है टेस्ट सीरीज। तो वो बच्चे तो जरूर जुड़े और अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। 25 अक्टूबर से हमारा शुरू हुआ है, 13 दिसंबर तक का हमारा प्रोग्राम है, इसका लाभ ले। और सबसे लास्ट में ये समृद्धि आई का हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि यहाँ जो है हम आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ समय समय पर निःशुल्क देते रहते हैं। डेली करंट अफेयर्स की चीज़ें दी जाती हैं, कोई सूचना आती है वो हमारे यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम पे हमारे विनीत पाठक सर द्वारा दी जाती है। और यूट्यूब से तो इसलिए इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और आप ही लोगों के सहयोग से, मतलब आप लोग जो इतना स्नेह दे रहे हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं, अगर हमारा वीडियो लेट होता तो आप लोग मैसेज करने लगते हैं कि सर वीडियो नहीं आ रहे हैं, तो यही हमारे लिए मोटिवेशन का भी काम करता है कि चलिए आप लोग इतना स्नेह देते हैं तो आगे भी बनाए रखिए। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में भी शेयर करिए ताकि संस्थान का भी थोड़ा सा विकास हो, और जो आपके सहयोग से ही होना है। और लास्ट में ये हमारा सेकंड चैनल भी संदीप मिश्रा ऑफिशियल, यदि आप लोगों ने इससे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, क्योंकि आपसे परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ यहाँ भी हम जो है टाइम टू टाइम देते रहते हैं। अब जो हमारा अगला करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है, देखिए मैंने जुलाई का करा दिया, अगस्त करा दिया, सितंबर हो गया, ओलंपिक पे हमारा वीडियो आ चुका है। अब हमारा जो है अक्टूबर माह पे आएगा और ये बहुत ही जल्दी आएगा। मतलब समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा से पहले पहले हमारा ये प्रयास है हमारे संस्थान द्वारा कि हम आपको जो है करंट अफेयर्स और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अन्य क्षेत्रों में, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे राज्य आधारित प्रश्न हो, चाहे साइंस के प्रश्न हो, हिंदी के प्रश्न हो आरओ वाले बच्चों के लिए, हम सब जो है एक श्रृंखला के तहत आपको लेकर के आए, आपको उससे लाभ मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।